स्वागत है दोस्तों आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मैं आपको गोस्वामी तुलसीदास का पढ़ा चुका हूँ, मैं आपको चित्ररेखा का पढ़ा चुका हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कुमारगिरी का चरित्र चित्रण। तो कुमारगिरी का चरित्र चित्रण मैं बताऊंगा। आज पेपर तीसरा है। तो इसमें क्या कहता है कि आइए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, और एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है, तो इसलिए आप लोग को मैं जल्द से जल्द पढ़ा देता हूँ, बता देता हूँ ये सब। और इस तरह आप लिखिएगा स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैं यहाँ पर लिखा हूँ, जिस तरह लाइन बाय लाइन पॉइंट बाय पॉइंट लिखा हूँ उस तरह आप भी लिखिएगा तो अच्छा नंबर आएगा। और इसको 3 पेज में बताया हूँ, 2 पेज में बताया हूँ, तो आपको इसको 4 पेज, कम से कम 4 पेज में लिखिएगा तो अच्छा नंबर आपको दे पाएगा। इसको एक वर्ड को बढ़ा चढ़ा के अच्छा से इसके बारे में, इसके अंदर झांक के देखना है आपको, और इसको अच्छा से बताना है। तो क्या कहता है, थोड़ा कुमारगिरी के बारे में जानते हैं। तो क्या कहता है, कुमारगिरी के बारे में हमें जानकारी भगवती चरण वर्मा के लिखित चित्ररेखा उपन्यास के माध्यम से कुमारगिरी के जीवन चरित्र का पता चलता है। अगर आपको कुमारगिरी के बारे में पूछेगा तो ऐसी इस तरह आप बताइएगा, उसको क्या बताइएगा। तो आइए फिर आगे चलते हैं। कुमारगिरी एक, यदि कुमारगिरी कहाँ से मिलता है, मिला है, इसी के बारे में आपको बताया है। उसको क्या कहता है कि कुमारगिरी एक योगी के रूप में हम सबके बीच आता है, योगी के रूप में, और चित्ररेखा कुमारगिरी की शिष्या बनने जाती है। प्रमुख पात्र और प्रतिनायक आलोच्य उपन्यास में योगी कुमारगिरी एक महत्वपूर्ण चरित्र है। उसके कारण कथानायक में कई नई मोड़ आते हैं। उसका व्यक्तित्व चित्ररेखा को आकर्षित कर लेता है। क्या कर लेता है? आकर्षित कर लेता है। उसके बाद क्या कहते हैं कि फिर स्टेप बदलना है, इस तरह आपको लिखना है। जैसे एक पॉइंट हो गया थोड़ा सा कि योगी कौन था, कुमारगिरी योगी था, उसका शिष्या कैसे बना। उसके बाद क्या कहता है कि अपनी आत्मशक्ति से सहित सभा को ईश्वर और सत्य की यानी ज्योति दिखाने वाला कुमारगिरी है। कुमारगिरी क्या है? एक सत्य ज्योति दिखाने वाला है। कुमारगिरी अपनी काम वासना को दबाकर और समय में ही, और समय मतलब समय ना रहने के कारण, और समय ही, जैसे कि मतलब कोई काम हम करते हैं ना, तो कहावत में है कि कौवा बार बार जब दौआ ऐसे कुछ कहता है। तो क्या कहता है कि देखिए समय से पहले कुछ नहीं होता है, इसलिए असमय में ही बन गया है। यहाँ पे यही बात बैठाना होगा। उसको मैं ही योगी हो गया था, इसी दबाव हुई काम वासना के कारण ही उसका अंतर मन कुंठित हो गया था। मतलब कि असमय में ही बन गया, तो उसका मन में उसका मन में कुछ चलने लगा, घूमने लगा, उस क्या होता है ऐसे वैसे, मतलब घूमने लगा, तो इसीलिए असमय में ही बनने के कारण उसका मन में कुंठित हो चक्र चल रहा था काम वासना का। उसके बाद क्या था, इसी प्रकार चित्ररेखा योगी कुमारगिरी के आश्रय में पहुंच उनको शिष्य बनाने के लिए विवश कर देती है। वे सोचने के लिए समय मांगते हैं। आत्मशक्ति से पूर्ण योगी महाप्रभु रत्नांबर कहते हैं कि कुमारगिरी योगी बनकर, क्या कहते हैं, योगी बनकर। उसके बाद क्या कहते हैं, योगी बनकर। उसके बाद आगे देखिए कौन कहता है, प्रभु कहता है। कौन प्रभु? रत्नांबर प्रभु। उसके बाद क्या कहता है कि काम वासनाओं पर विजय पा ली है, परंतु युवा यौवन और विराग ने मिलकर उसमें एक अलौकिक शक्ति उत्पन्न कर दी है। एक अलौकिक शक्ति में एक नया शक्ति उसके अंदर उत्पन्न कर दी है। ये कौन कहता है? रत्नांबर कहता है। योगी कुमारगिरी पूर्ण विद्वान और शास्त्रज्ञ है। मतलब योगी कुमार क्या पूर्ण विद्वान भी है, और शास्त्र पढ़ने का काफी उसको पठन पाठन याद है शास्त्र का। उसके बाद क्या कहता है कि उनके सामने विद्वान और सम्राट चकित रहते हैं। उसके सामने क्या कहते हैं? विद्वान और सम्राट चकित रहते हैं। स्त्रियों के विषय में कुमारगिरी के विचार योगियों जैसे हैं। उनकी दृष्टि में नारी अंधकार है। योगी क्या कहता है? योगी के दृष्टि में, यानी योगी कहता है कि मेरे दृष्टि से, मतलब मेरे नज़र से नारी जात क्या है? अंधकार है। उसके बाद क्या कहता है, परंतु चित्ररेखा कुमारगिरी के पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है। इतना तो बात अगर कोई नारी सुनेगा तो क्या उसके मन में तो कुछ न कुछ आएगा ही, गलत भावना तो आएगा ही कि मेरे बारे में इतना करता है, अपनी शिकायत तो कोई सुनना नहीं चाहता है। इसलिए चित्ररेखा इस बात को सुन के उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है। चंद्रगुप्त की सभा में ही वह मादक का सेवन कर लेती है। कौन? कुमारगिरी और चित्ररेखा कर लेती है। उसके बाद क्या, धीरे धीरे चित्ररेखा के जाल में फंस जाती है, और वह चित्ररेखा के काम वासना के गर्त मतलब बस में डुबो देती है। मतलब चित्ररेखा क्या करती है, अब उसको अपने बस में ले लेती है, और उसको वो चाहता है कि नारी जात अंधकार है, इसको मैं साबित करके दिखाऊंगा। उसके बाद जितेंद्रिया होने का उसका गर्व खंडित हो जाता है। मतलब योगी होने का उसका गर्व खंडित हो जाता है। उसकी दामित काम पीपा
फूट जाती है। मतलब वो जो योगी था, तो वो योगी महापुरुष विद्वान था, अपने आप को कहता था, लेकिन वो खंडित हो जाता है। चित्रलेखा उसे वासना का कीड़ा और पशु कहकर धिक्कारती हुई चली जाती है। जब इतना होने के बाद उसके पीछे जो पड़ गया, तो अब क्या किया कि कुमारगिरी को अब क्या कहता चित्रलेखा कि वासना का कीड़ा और धिक्कारती हुई कहती है, मतलब जो सो बात कहती है कि अब क्या है कि उसको तो शिकार हो गया। उसके बाद क्या कहता है, कुमारगिरी चंद्रगुप्त और समस्त सभा को मिथ्या दोष देती है। कौन? कुमारगिरी और चंद्रगुप्त समस्त सभा को मिथ्या दोष देती है। इसलिए नर्तकी चित्रलेखा ने योगी को काम वासना का शिकार बनाया और चित्रलेखा ने सोचा कि मैं उसे बताऊंगी साधना और तपस्या में कितना तपा हुआ व्यक्ति भगवान होता है। मतलब अब ये कसम खा गया शायद ये पे, तो इतना तो बात सुनने के बाद तो कोई भी तो रहेगा नहीं चुप बैठा हुआ, चाहे अंदर अंदर कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तो यहाँ पे वो आप सोचने लगा कि मैं बताऊंगा योगी कितना तुम भगवान होगे। अब यहाँ पे लग गया। तो इसी का तरह क्या है कि इसके बाद लग गया। उसके बाद क्या है कि निष्कर्ष में आइए। अब यहाँ क्या क्या चित्रलेखा मैं कुमारगिरी के बारे में थोड़ा बता रहा था, इसलिए अपने निष्कर्ष में हमें ये देना है कि उपयुक्त उपन्यास में स्पष्ट है कि कुमारगिरी को अपने अहंकार ने ही डुबा दिया। उसमें मनोवांछित गुण दोष दोनों पाया गया। मनोवांछित मतलब योगी था तो उसके अंदर गुण था, लेकिन वो जो काम वासना का शिकार बन गया तो उसके अंदर क्या हुआ, दोष हो गया। इसलिए यहाँ पे बताया कि गुण दोष दोनों है। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो? पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। आइए दोस्तों, स्वागत है आपका इस हमारे YouTube चैनल में। तो क्या कहता है कि मैं आज बताने वाला हूँ वैशाली की नगर वधु की नायिका का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। स्वरूप वैशाली की नगर वधु के बारे में देता है। वैशाली की नगर वधु कैसी थी, वैशाली की नगर वधु किसे कहा गया है, नायिका किसे कहा गया, इतना सब क्वेश्चन आता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए कि क्या कहता है कि वैशाली की नगर वधु की लेखक है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री है और प्रेमचंद्र युग के कथाकार हैं। प्रेमचंद के युग के कथाकार है कौन? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, जो नगर लिखा है वैशाली की नगर वधु की लेख लिखा है। उसके बाद क्या कहता है, युग के कथाकार है, ये दिल्ली निवासी थे और पैसे से वैध थे। मतलब ये कौन था? आचार्य चतुर्सेन जो है ये दिल्ली के निवासी थे, दिल्ली में रहते थे और पैसे से वैध मतलब डॉक्टर थे। पैसे से मतलब वो पैसा अपना रोजी रोटी डॉक्टरी करके ही खा पी रहे थे। उसके बाद इन्होंने प्रधान रूप से उपन्यासों तथा कहानियों की रचना की। मतलब डॉक्टरी से ज़्यादा इसने क्या किया है, उपन्यास और कहानी पर ज़्यादा ध्यान दिया है। उसके बाद क्या है, इसका मेन खास कहानी क्या है, दुखवा कासे कहूँ मोरा सजनी, इसकी प्रसिद्ध कहानी है। मतलब ये क्या है, इसकी प्रसिद्ध कहानी कौन सा है? प्रसिद्ध कहानी है दुखवा कासे कहूँ मोरा सजनी। इसकी प्रसिद्ध कहानी है हम यहाँ पर वैशाली की नगर वधु की बात करेंगे, जो एक उपन्यास है। क्या है ये नगर वधु? क्या है? एक उपन्यास है। उसके बाद क्या कहता है कि आगे आइए, वैशाली की नगर वधु वज्जी गणतंत्र की वज्जी नगर वधु अम्बपाली को आधार बनाकर लिखा गया है। मतलब गणतंत्र है क्या कि वज्जी का जो गणतंत्र है वो नगर वधु अम्बपाली नाम से कोई लड़की है उसके आधार पर लिखा गया, नहीं उसको लिया गया है इस उपन्यास में, खास करके उपन्यास में लिया गया। अम्बपाली अपूर्व सुंदरी और कलाविद है। कलाविद मतलब डॉक्टर ये भी था, मतलब वैज्ञ था, डॉक्टरी के मतलब जड़ी बूटी का दवाई था, कलाविद था क्या, और सुंदरी मतलब ये सुंदरी में मतलब पहनावा रहन ढंग इसमें भी काफ़ी ये सुंदर था, दिखावा में काफ़ी सुंदर था। वह क्या करता था, वह नृत्य कला में प्रवीण है, उसे नगर वधु का पद दिया गया है। मतलब वो क्या है, बहुत सुंदरी होने के कारण वह नृत्य करती थी और उसमें नृत्य का प्रवीण भी उसी दिया गया है, नगर वधु का दिया गया किसको, ये अम्बपाली को। उसके बाद क्या आगे क्या कहता है कि वैशाली की संविधान के अनुसार उसका पद बहुत ऊंचा है। वैशाली में संविधान जो लिखा था उसमें उसका पद बहुत ऊंचा है बताया गया है। उसके बाद क्या कहता है कि उसे उसे गणाध्यक्ष आदि के महत्वपूर्ण पद महान पुरुषों के द्वारा दिया गया है, जो कुछ लोगों को नसीब होता है। मतलब महान पुरुषों के हाथों से इसे गणाध्यक्ष का पद दिया गया, इसे यहाँ पे रखा गया, जो कुछ लोगों का ही नसीब होता है। यह अभिषेक एक तरह से वज्जी संघ के प्रति निष्ठा और सेवा का प्रतीक है। यह जो वज्जी का संघ के प्रतीक है, निष्ठा और अभिषेक जो किया गया, इस सेवा का प्रतीक है। उसका काम तो है वज्जी वालों को मनोरंजन करना, लेकिन पद का नाम है नगर वधु। इस उपन्यास में उसका चरित्र दोहरा है,
इस वैशाली की उच्च स्तरीय सुख सुविधा और विशेषाधिकार भोगती है और मगध के राजा बिंबिसार से प्रेम करती है। देखिए, अब इतना होने के बाद उसका सिर्फ क्या था, मनोरंजन करवाना था, लेकिन ये क्या किया, बाद में आके मगध के राजा बिंबिसार से प्रेम करने लगा। अतः वह राष्ट्र के प्रति निष्ठावान नहीं है। इसी प्रेम के कारण मगध के राजा हार जाता है। मतलब क्या किया कि ये वज्जी नगर पर काफी मतलब मनोरंजन या कुछ करने वाला था, उसमें नृत्य करती थी, लेकिन ये क्या किया, इसी नृत्य के कारण वज्जी के राजा मगध के राजा बिंबिसार से प्रेम करने लगा, उसके कारण ये निष्ठावान हार गया। क्या किया, निष्ठावान हो गया नहीं है। उसके बाद क्या, मगध के राजा हार जाता है, अतः वह सुंदर और कला निपुण तो है मगर चरित्र की दृष्टि से श्रेष्ठ नहीं है। तो इतना सब करने के बाद उसको अच्छा सम्मान पूर्वक दिया गया, उसका अभिषेक भी करा गया, लेकिन वो क्या किया, कुछ दिन बाद आगे आदमी का जो मन होता है वो बिगड़ जाता है, उसे मन के अंदर काफ़ी इधर उधर सब बात आ जाती है, इसलिए उसका क्या कहता है कि इतना जो राजा सबके सामने जो कर लिया, तो मनोरंजन करवाना था, लेकिन ऐसा प्रेम नहीं करना था उससे, लेकिन ये गलती हुआ उसका। और सुंदर और कलाविद निपुण रहने से कुछ नहीं होता है, बस उसका चरित्र की दृष्टि से श्रेष्ठ नहीं है। यहाँ पे क्या किया, बाद में अपना चरित्र वो खत्म कर दिया और इसी कारण वो श्रेष्ठ नहीं हो पाया, अतः वज्जी संग हार गया, तो मगध हार गया इसी प्रेम के कारण। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा वीडियो आपको मिलते रहे। जय हिंद।